किसी क्रम को फॉलो नहीं करते। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, अणु एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये एक सही तरीके के क्रम को फॉलो करते हैं और ये इस तरह से होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में अरेंज्ड होते हैं। ऐसे, है ना। अब आपको अंतर पता चल रहा होगा कि अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर है। तो अणु व्यवस्थित नहीं होते हैं क्रम में, इनमें अणु क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट। अब हम अमॉर्फस सॉलिड के उदाहरण के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ग्लास। क्या ले सकते हैं, ग्लास, शीशा, रबर, और क्या हम ले सकते हैं, प्लास्टिक। ये सब अमॉर्फस सॉलिड के उदाहरण हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण क्या क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं हम ग्रेफाइट, डायमंड, और क्या ले सकते हैं हम, सॉल्ट ले सकते हैं, NaCl जो कि क्रिस्टल में होता है। तो ये सारे उदाहरण हैं अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले हमने क्या पढ़ा, सॉलिड के प्रकार, मैटर के प्रकार होते हैं जो कि फिजिकल भौतिक अवस्था में क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जीरो टेम्परेचर स्टेट। फिर हमने सॉलिड को डिवाइड किया दो प्रकार में, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड करेंगे। अमॉर्फस सॉलिड के कोई प्रकार नहीं होते हैं, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अणु जो हैं एक प्रॉपर व्यवस्थित क्रम में अरेंज्ड हैं, प्रॉपर व्यवस्थित क्रम में हैं, इसीलिए हमने इनको आगे डिवाइड किया है। अब हम इसके डिवीजन को देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कैसे डिवाइड करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिवाइड करेंगे 4 भाग में। पहला है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है मेटालिक सॉलिड, तीसरा है कोवेलेंट सॉलिड, ये हो गए इसके प्रकार, और एक अंतिम है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये सारे जो जितने तरह के जो अवस्थाएं हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये होते क्या हैं। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है ना, हमने देखा कि सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, तो आयोनिक सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्रम में व्यवस्थित हैं, वो आयंस होते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आयंस। ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होते हैं और इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है, जो बल होता है, वो आयोनिक फोर्स होता है। क्या होता है, आयोनिक फोर्स। अगला है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स, और इनके बीच का जो बल है वो है मेटालिक फोर्स। जो फोर्स है वो है मेटालिक फोर्स। उसी तरीके से कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, और इसके जो परमाणु होते हैं और इसका जो फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट फोर्स।
और इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स मीन्स N2, H2, O2, ये क्या होते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये सब तो गैसेस हैं। अगर हम सॉलिड लेंगे तो इस तरह से हम ले सकते हैं, जैसे CO2 ले सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। सॉलिड CO2 हमने पढ़ा है, सॉलिड CO2 हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं CO2 सॉलिड, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम गैसेस स्टेट के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारा हो गया विभाजन, किसका हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ है वो है केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है जब कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी धातु, अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, जब किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में हम किसी कंपाउंड को जब हम दर्शाते हैं, सपोज हमने लिया है यहाँ पे मीथेन, CH4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीथेन को अगर मैं बोलूं कि मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, बट इसको मैं कैसे लिखूंगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। तो ये हमारा हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेंगे, C6H6। अगर मैं बोलूँगी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूँ, इफ ग्लूकोज में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये बहुत लंबा दिखेगा और ये हमें एक सुविधाजनक जो केमिस्ट्री का एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो उस पर ये हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए केमिकल फार्मूला का आविष्कार किया गया, जिसमें हम ऐसे C6H6, तो हम देखते ही कहेंगे अच्छा ये ग्लूकोज है, ओके ये है मीथेन H2O, अच्छा ये वाटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से केमिकल फार्मूला का आविष्कार किया गया। अब केमिकल फार्मूला में 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये कौन सी स्थिति है, केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी केमिकल फार्मूला को जब हम सिंपलेस्ट होल रेशियो में दर्शाते हैं तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। और किसी भी फार्मूला को जब हम प्रॉपर मॉलिक्यूलर क्रम में दिखाते हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर मैं बोलूं कि C6H6 ये ग्लूकोज है, और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये तो बेंजीन है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज है, और ये C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। तो मैं कहूँगी कि इसको आप एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे लिखोगे, तो आप इसको एक सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करोगे। आप इसको क्या करोगे कि इसको डिवाइड बाई 6 करोगे, क्योंकि ये 6 क्या है, यहाँ पे स्मॉलर नंबर है और इसको हम 6 से भाग दे सकते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, CH2O। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं CH2O तो आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे बॉन्डिंग जो है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे जो इनकी जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर नहीं आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का, तो आप कहोगे नहीं ये सही है। तो अगर मैं आपको H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालने बोलूँगी तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, HO। समझ में आया। तो ये है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम में मॉलिक्यूलर फार्मूला देने के बाद एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जा सकता है, और एम्पिरिकल फार्मूला देने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप रिवर्स में लिख सकते हो। क्लियर।
तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने फिजिकल स्टेट पढ़ लिया, भौतिक अवस्था पढ़ ली, अब हम जो वस्तुओं की रासायनिक अवस्था पढ़ेंगे, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसको हमने दो भाग में विभाजित किया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होगा, मिक्सचर्स। तो पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को देखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस में पहला आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्योर होते हैं, अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन तो मतलब इसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन एलिमेंट, और ऑक्सीजन एलिमेंट मतलब किसी के साथ इसने रिएक्शन नहीं किया है, ये कंबाइन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल प्योर स्टेट में है। तो पहला प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, एलिमेंट। दूसरा आता है बाइनरी कॉम्पाउंड्स। बाइनरी कॉम्पाउंड्स। तीसरा क्या आएगा इसमें, तीसरा आता है पॉली एलिमेंटल कॉम्पाउंड। ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस। अब एलिमेंट्स हमारे पास, अभी तक हमारे पास जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें 118 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बट हमने 2 और एलिमेंट्स की खोज की है। तो अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के 120 एलिमेंट्स हैं। और बाइनरी कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म्स 1 टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब हम 2 अलग तरीके का एलिमेंट लेते हैं और एक ही बॉन्डिंग वो फॉर्म करता है। जब 2 अलग तरीके का आप लेते हैं एलिमेंट और एक बॉन्डिंग फॉर्म करें तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि आप सोडियम ले लीजिए और उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। जब सोडियम व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH और HCl रिएक्ट करके हमें क्या देता है, HCl या NaCl। NaCl क्या होता है, Na सॉलिड है, Cl क्या है, गैसेस है, बट ये दोनों मिलाकर के एक तरह का बॉन्डिंग बना रहे हैं और यहाँ पे ये आयोनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस। उसी तरह से पॉली एलिमेंटल कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं कि मैंने जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मिक्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग बनाते हैं किसी एक कॉम्पाउंड में। तो ये हमारा पॉली एलिमेंटल कॉम्पाउंड हो गया। पॉली मीन्स बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे बट एक कॉम्पाउंड में होंगे, तो वो प्योर फॉर्म होगा सब्सटेंस का। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस। अब आगे हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स में किसी भी 2 वस्तु का अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें बाउंड्री नहीं दिखता है। जैसे मैं बोलूँ कि मिक्सचर मैंने बनाया है वाटर का और सोडा का, तो जब सोडा और वाटर मिक्स होगा तो क्या बनेगा, इसमें आप बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पानी और तेल का मिक्सचर बनाना है तो आपको वहाँ पे जो तेल है वो पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। तो जब आप ग्लास को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि तेल और पानी में एक बाउंड्री है जो दोनों को मिक्स होने से रोक रही है।
तो ये हमारा हो गया बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, बाउंड्री होता है सेपरेशन का, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो जितने भी तरीके का फैट है, जैसे ऑयल, घी या बटर, ये सब क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं वाटर के साथ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने दूध और पानी का मिक्सचर बनाना है, तो क्या होगा, ये होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा? नहीं, ये होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि दूध में फैट्स होते हैं, फैट्स, और वो फैट क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर में, और इसी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर ना बना करके ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब एलिमेंट्स के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे कि एलिमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये हुआ हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 120 एलिमेंट्स हैं, और उसमें 92 से पहले जितने भी एलिमेंट हैं वो नेचुरली हमें मिले हैं 92 तक, और 92 के बाद, एटॉमिक नंबर 92 के बाद 93 से लेकर के 120 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे मैन मेड है, ये सारे लैब में बनाए गए हैं। तो एलिमेंट्स तो हो गए। अब एलिमेंट्स को हमने कैरेक्टराइज कैसे किया है, तो एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है, मेटल्स, धातु, दूसरा नॉन मेटल्स, एंड तीसरा मेटलॉइड्स। धातु, अधातु, मिश्रित धातु। तो ये हो गया हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो जितने भी एलिमेंट्स राइट साइड में, जितने भी एलिमेंट्स आपके हैंड के लेफ्ट साइड में हैं, वो सारे होंगे मेटल्स। जो भी एलिमेंट्स राइट साइड में होंगे वो सारे होंगे मेटल्स। और बीच में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, जिनमें दोनों तरह की, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम नॉन मेटलॉइड्स कहते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाएं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाते हैं, सोडियम एक मेटल है, कैसे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281 ये हमें मिलेगा। कोई भी एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, जब उसकी बाहरी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो स्टेबल है। बट यहाँ बाहरी शेल में हम क्या देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम स्टेबल नहीं है, इसीलिए सोडियम को माना जाता है कि ये हाईली अनस्टेबल है। तो उस केस में क्या होगा कि सोडियम है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली किसी को डोनेट कर सकता है और रिएक्शन कर सकता है, किसी के साथ मिक्स हो सकता है। तो इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, सोडियम को बहुत मन करेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दूँ, किसी को दे दूँ और 2,8 स्टेबिलिटी अटेन कर लूँ 2,8 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज।